अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सिख मजहब के बानी श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश तकारीब 7 ता 12 नवंबर शहर में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। सिख गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों ने मुशतरका तौर पर इस प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया है। प्रबंधक कमेटी के सदर गुरुचरण सिंह बग्गा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 7 नवंबर को 3:30 बजे से पहर गुरुद्वारा साहब सिकंदराबाद से नगर कीर्तन जुलूस निकाला जाएगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ गुरुद्वारा वापस होगा। 9 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार अफजलगंज से शाम 4 बजे जुलूस निकलेगा। 12 नवंबर को गुरु नानक जी की यौम पैदाइश के दिन नुमाइश मैदान पर विशाल दीवान यानी जलसयाम सुबह 10 बजे तक 4 बजे शाम मुनक्किद होगा। इसमें 25 से 30 हजार सिखों की शिरकत मुतवक्को है। 11 और 12 नवंबर को रात में सिकंदराबाद के गुरुद्वारा और अफजलगंज के गुरुद्वारे में कीर्तन होगा। गुरुचरण सिंह बग्गा ने बताया कि शहर के तमाम गुरुद्वारों में 11 नवंबर को एक रोजा हेल्थ कैंप और खून की हत्या के कैंप मुनक्किद किया जाएगा। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव इसका इफ्तिताह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रबंधक कमेटी के दूसरे अहदेदार बलदेव सिंह बग्गा, जोगेंद्र सिंह मजुराल और सौतार सिंह खनूजा भी मौजूद थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद की पंजाबी और सिख संगत और हैदराबाद और सिकंदराबाद की वर्किंग कमेटी की तरफ से आप सब प्रेस वालों का ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए आज की इस वेरी स्पेशल मीटिंग में आप अपना टाइम निकाल के उपस्थित हुए हो। आप सबका धन्यवाद किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हो, आज की ये जो विशेष मीटिंग रखी गई है वो गुरु नानक देव जी महाराज जी के 550वें जो जन्म दिवस का प्रोग्राम है, हम लोग प्रकाश उत्सव बोलते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी के 550वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई है। ये एक वैसे तो हम हर साल गुरु नानक जी का जो प्रकाश उत्सव है बड़े ही उत्साह के साथ बड़े ही अच्छे पैमाने पे मनाने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन ये जो एक 550 साला प्रकाश उत्सव है ये एक वेरी स्पेशल ओकेशंस है। हर गुरसिख के लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि उसकी लाइफ टाइम में he is able to be in this program of गुरु नानक देव जी महाराज 550वें। ये जो प्रकाश उत्सव है न सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद में, न सिर्फ सारे हिंदुस्तान में, बल्कि सारे विश्व में आप सब देख रहे होंगे, सारे विश्व में बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े ही उच्च स्तर पे मनाए जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसमें न सिर्फ कमेटीज इन्वॉल्व है बल्कि संगत खुद सिख कम्युनिटी का एक बच्चा, एक बुजुर्ग, एक नौजवान, हर कोई लेडीज इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और पूरी तरह अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए ये प्रोग्राम आज तक यहाँ तक लेकर आए हैं। यहाँ तक का अर्थ हमने गुरु नानक जी का प्रकाश पुरब का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 8 प्रभात फेरियाँ हमारी निकल चुकी हैं। प्रभात फेरी का अर्थ ये है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हैदराबाद और सिकंदराबाद में सारी संगत यानी लेडीज़ और जेंट्स मिल के कीर्तन करते हुए हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो मेन रोड्स हैं वहाँ पर हम कीर्तन करते हुए गुरुद्वारा साहब 4 बजे निकलते हैं और 6 सवा 6 बजे तक वापस गुरुद्वारा साहब पहुँचते हैं। गुरु नानक जी की जीवनी पे हर शब्द हम गायन करते हुए वापस पहुंचने के बाद गुरु के लंगर की व्यवस्था भी की जाती है और जहां पर भी प्रभात फेरी जाती है बड़ा ही भव्य, बड़ा ही विशाल स्वागत हर संगत की तरह, जैसा मैंने आपसे कहा है, इस बार पूरी संगत हमारे साथ है। सारी संगत, सारी सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, बल्कि सारी ही कम्युनिटीज़ हमारे साथ है और इक्वली इन्वॉल्व है और बड़े ही उत्साह के साथ ये प्रोग्राम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा सबका जो आज अभी स्टेज पर उपस्थित है। हमारे रेस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़
हैदराबाद और सिकंदराबाद के वर्किंग कमेटी मेंबर्स, उनका मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन पहले करवाऊंगा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी आपका इंट्रोडक्शन वन बाय वन लूँ, ताकि आपकी भी हम जान पहचान हो जाए, हमारे जो है हम कम्युनिकेशन हमारी इजी हो जाए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि हमारे सिकंदराबाद गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट जो है वो सरदार बलदेव सिंह जी बग्गा हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हैदराबाद गुरुद्वारे के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वीर सरदार गुरचरण सिंह जी बग्गा जी हैं। सिकंदराबाद गुरुद्वारे के जनरल सेक्रेटरी साहब सरदार अवतार सिंह जी खंडूजा जी हैं, जो कि बहुत अच्छे खुद एक स्पीकर हैं, रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी ऑफ आवर कम्युनिटी है। और सरदार वाइस प्रेसिडेंट सरदार कुलदीप सिंह जी सलूजा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जा खड़े होके ऐसी, कुलदीप सिंह जी, सुरजीत सिंह जी सेक्रेटरी साहब, हाँ जी, सरदार सुरेंद्र सिंह जी खंडूजा जी, न सिर्फ कमेटी में बल्कि खालसा सेवा दल जो एक यंगस्टर्स का ग्रुप है इसको भी लीड करते हैं, बहुत ही अच्छे, हाँ जी, नगर कीर्तन के कन्वेनर भी है। नगर कीर्तन का मतलब कल जो प्रोग्राम है नगर कीर्तन यानी प्रोसेशन के तौर पे जो हैदराबाद और सिकंदराबाद से नगर कीर्तन निकलेगा, इसके कन्वेनर भी हमारे सरदार सुरेंद्र सिंह जी, कमलजीत सिंह जी खेड़ा जी ट्रेजरर हैं। मेरे लेफ्ट पे जो बैठे हुए हैं माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह टुटेजा एज ए स्टेज सेक्रेटरी ऑफ हैदराबाद गुरुद्वारा कमेटी, और मेरे लेफ्ट पे जो बैठे हैं मंजीत सिंह पाला जी जो कि सेवादार हैं वर्किंग कमेटी के, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं। सरदार मंजीत सिंह जी बग्गा जी हमारे ऑनररी गेस्ट हैं। सरदार दिलबाग सिंह जी छाबड़ा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट कैशियर के तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जहां पर इन्होंने अपने एज ए कैशियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के भी ये प्रेसिडेंट हैं। जब से इन्होंने गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली है, 100% जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं आज सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। गिव हिम अ बिग हैंड फॉर दिस। हमारे सरदार गुरदीप सिंह जी छाबड़ा जी वर्किंग कमेटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर, सरदार जसपाल सिंह टुटेजा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सरदार सेवा सिंह सलूजा जी, रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने असम्बली हल्के कारवान के जयगोड़ा डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने वहां तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया, जिसका काम करीबुल खत्म है। टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया को बताया कि ये मकानात मुस्तकीन में 5 जनवरी को तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत का दूसरा प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल हुआ है। शहर में हुकूमत 1 लाख मकानात तामीर कर रही है और ये मकानात गरीबों में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों से कहा कि वो मकानात के अलाटमेंट का काम तेजी के साथ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करे। इस दौरे में जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी, मुकामी कारपोरेटर एम कृष्णा और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। కట్టేసిన నేను నా తమ్ముడు అన్న తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇద్దరు ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు। ఇక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్ మిత్రుడు కృష్ణ గారికి చాలా శుభాకాంక్షలు। ఆనబుల్ సింగ్ గారు తెలంగాణలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నారు పేదవాడు కోసం। చాలా 9 లక్షలు తయారైతుంది, ఇండియాలో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు। మన దగ్గర 2 బెడ్రూమ్ వాష్రూమ్స్ ఉంది, కిచెన్ ఉంది, ఒకటి హాల్ ఉంది, చాలా బాగా తయారు చేశారు। ఇక్కడ 840 ఇల్లు కట్టేసి తయారు చేసిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇది ఒక చిన్న పని ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ పని ఉంది, కొంచెం వాటర్ పని ఉంది, మొత్తం కంప్లీట్ అయింది। అన్న నేను ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడడం ఆఫీసర్తో మంత్లో అంటే కంప్లీట్ అవుతుంది। 5th జనవరిలో అంటే ఇది అలాట్మెంట్ డేట్ ఇచ్చారు, తప్పకుండా ముందు తయారు తర్వాత అందరికీ అలాట్ ఇస్తున్నారు। ఇక్కడ ఉన్నాయి, చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు అందరికీ। మా సీఎం గారు అంటే ఎంత మంచి తయారు చేశారు, ఇక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ తయారు చేయలేదు। ఇండియాలో అంటే మన స్టేట్ నెంబర్ 1 స్టేట్ ఉంది వెల్ఫేర్ కోసం। మా ఆనబుల్ సీఎం గారు నెంబర్ 1 సీఎం ఉన్నారు వెల్ఫేర్ కోసం। అందరూ హ్యాపీ ఉన్నారు, ఫార్మర్ హ్యాపీ ఉన్నారు, పేదవాడు హ్యాపీ ఉన్నారు। అందరికీ ఎవరెవరంటే అమ్మాయి కోసం చాలా బతుకమ్మలో కోటి సారీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు।
మనకు డెలివరీ అయితే 12,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు, 13,000 ఇస్తున్నారు. ఇంకొకటి పేదవాళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు 2,016 రూపాయలు. మన ఇష్టం ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు అందరితో పెట్టుకున్నారు. ఢిల్లీలో హోంమంత్రి గారు, ఇక్కడ జియా కూడా మా కార్పొరేటర్ కృష్ణ గారు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ నిర్మాణం ఆ రోజు కేటీఆర్ గారు వేసినటువంటి ఫౌండేషన్ అయితే ఒకసారి విజిట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి బెనిఫిషరీస్ కూడా హ్యాపీ అవుతారని. రెండోది టోటల్గా కంప్లీట్ స్టేజ్కి వచ్చింది. కొంత ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ కానీ సివరేజ్ వాటర్ పనులు ఉన్నాయి. మేబీ 2 monthsలో కంప్లీట్ అయిపోతే January 5th నాడు అందరికీ బెనిఫిషరీస్కి ఇక్కడ ఇల్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు దేశ చరిత్రలోనే ఇటువంటి హిస్టారికల్ ఇల్లు ఎక్కడ లేవు. ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ లేకపోతే 28 రాష్ట్రాలలో ఇక్కడ కూడా లేవు. ఓన్లీ కేసీఆర్ గారు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ళు కూడా గొప్పగా బతకాలనేటువంటి సంకల్పంతో మీరు కూడా టీవీలలో పేపర్లో చూస్తే డబల్ బెడ్రూమ్ కిదర్ బన్ రే అని చెప్పేసి కొంతమంది రాజకీయ అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు మాట్లాడటంలో ఏక్ బార్ वो लोगों को दिखाओ जरा आपके कैमरास में ऊपर ले लेके दिखाओ. यहाँ छियागुड़ा में परसों भी धूलपेट में मंगलहाट में भी गया था मैंने. और IDS कॉलोनी మీకైతే తెలుసు 2 लाख घरा షాయిరీ హైదరాబాద్ में గ్రేటర్ హైదరాబాద్ में మరి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ పేద వర్గాల వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉండాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం. లక్కీలీ మున్సిపల్ మినిస్టర్గా కేటీఆర్ గారు ఉండడం మూలన ఈ వర్క్ కూడా చాలా స్పీడ్గా జరిగింది. కొంత టెక్నికల్ ఇబ్బందులతోని ఈ సివరేజ్ వాటర్ వర్క్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ వర్క్ కొంత డిలే అయింది. బట్ ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేసినాం. మరి January 5వ తారీఖు నాడు మాత్రం అందరూ మీరు కూడా మీ అందరి సమక్షంలోనే బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें. हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं. और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी. इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है. हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे. मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम. तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए. मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद. शाहगंज में वाक़ खांगी स्कूल में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म की टीचर की तरफ से पिटाई का वाक़या मंजरेआम पर आया है. इसके बाद तुलबा और औलिया तुलबा में सख्त बरहमी पाई जाती है. श्री चंद्रा क्विस्ट स्कूल शाहगंज के टीचर सैयद अब्दुर्रहमान ने MA वहाब गौरी के फर्जंद MA समद की पिटाई की, जिसकी वजह से उनके गर्दन पर गहरे निशान आए और वो गश खाकर भी गिर पड़े. वालिदीन ने पुलिस हुसैन आलम में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. गौरी है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल वहाब गौरी है. मैं श्री चंद्रा कोस्ट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ 10th क्लास में. आज जो है सो मेरे साथ, मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था. हमारे मैथ्स के सर सैयद अब्दुर्रहमान पीछे आए, आके जो है सो पीछे ठहर के मारना शुरू कर दिए. एक साथ पूरी गर्दन पे मारे, 5-6 एक साथ मार दिए. मारने के बाद मेरे को एकदम चक्कर आ गए, आँखों में रोशनी आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं घर को जाता हूँ बोले तो भी मेरे को घर को नहीं छोड़ रहे थे. फिर जो सो कैसी की तबीयत और ख़राब हो गई तो जाओ घर को बोल के छोड़ने के बाद घर को आया, आके भाई को बताया. भाई बर्फ़ वो सेकने के बाद जो है सो दर्द कम हुआ थोड़ा. उसके बाद यहाँ पे पुलिस को गए, जाने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल को भेजे. आपको मार आप नहीं पढ़ रहे थे या शरारत कर रहे थे? दोस्त के साथ बात कर रहा था मैं. बात करने पे मार जी. या कुछ खेल कूद कर रहे थे आप? नहीं. नहीं, खेल कूद नहीं. कौन से सर मारे आपको? सैयद अब्दुर्रहमान. क्या पढ़ाते ना आप? मैथ्स. तो ये घर कब आए? टाइम पे आए या उससे पहले आ गए? टाइमिंग हमारा स्कूल 6:30 तक के चल रहा है, स्पेशल क्लासेस है. तबीयत एकदम अनकंफर्टेबल हो गई थी तो जाके घर को गोलियां खा के वो बोल के छोड़े थे. कब मारे आपको सर? अराउंड 4. स्कूल का नाम? श्री चंद्रास कोस्ट हाई स्कूल. किधर है ये स्कूल? ये शाहगंज में है. रहमतुल्लाहि बरकातहू. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वहाब गौरी है.
मेरे साहबजादे मोहम्मद अब्दुल समद गौरी जो श्री चंद्रा कोएस्ट हाई स्कूल में एसएससी के तालिब इल्म हैं, उनकी उम्र 15 साल है। आज 4 बजे के वक्त मैथमेटिक्स के साहब सैयद अब्दुल रहमान नामी शख्स ने मेरे बेटे को यानी गर्दन झुकाकर इतना मारा है कि उसकी गर्दन सूज गई है। जैसा कि जो है पुलिस वाले जैसा 3rd डिग्री करते हैं, एक मास्टर होते हैं 3rd डिग्री का जो है काम किया है। तो जैसे मुझे फ़ोन आया, मैं फौरी घर पे आया तो मेरा दूसरा जो है भतीजा बच्चे को जब तक जो है बर्फ़ से लगड़ के इसकी स्वेलिंग कम कर गया और कुछ दवाएं उसको ट्रीटमेंट दिया। फिर जैसे ही मैं आते बच्चा जो बहुत बेचैन हो गया था तो सीधा हुसैन इल्म पुलिस स्टेशन आया, वहाँ पर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाया। फिर पुलिस वाले जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे कहे और वहाँ जाकर मैं जो है उस्मानिया में बच्चे को जो है मैं जो है ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ एक्सरे वगैरह भी लिया और वहाँ पर जो है जो ट्रीटमेंट बच्चे को दिए हैं मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि स्कूल को बदनाम करना, बल्कि स्कूल के जो है मैनेजमेंट के जो भी अफराद है ऐसे जो है जालिम और जो है गुंडानासी जो है असातिज़ा को स्कूल में जो है पढ़ाने का मौका नहीं देना चाहिए। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चों के साथ ना होना। इसीलिए मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि ऐसे खातिन मास्टरों को मदरसों में पढ़ाने के लिए तायुन नहीं करना चाहिए, उनको फौरी जो है डिसमिस कर देना चाहिए, वरना स्कूल के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, बच्चा जो है 15 साल का मैं स्कूल जाके मालूम करा, उसके साथियाँ ये बोल रहे थे कि स्कूल के प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट भी नहीं मिले, प्रिंसिपल भी नहीं मिले और रेहाना मैडम वहाँ की जो है वो इंचार्ज है वो मोहतरमा भी नहीं मिले। और जो है ये मास्टर साहब इससे पहले भी जो है बच्चे को मारे तो मैं नज़रअंदाज कर दिया था, अब तो इंतहा कर दिया कि उन्होंने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करे। क्या महकमे पुलिस में मुलाजिमत कर रही हैं या तालीमात में कर रही हैं, उनको सोचना चाहिए। और जो मदरसे के जो है आला जो है उनके सरपरस्त हजरात है, जो भी मैनेजमेंट है, करेस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी है, उनको चाहिए कि इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए। अगर वो ना लें तो फिर हमको कानून का जो है आसरा लेना पड़ेगा। और मीडिया वालों का शुक्रिया जो बर वक्त हमारे मामले में ताउन किए हैं। और पुलिस से भी हम यही मुतालबा करते हैं कि खातिन मुदरिस के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। कंप्लेंट दे चुका हूँ, हुसैन इल्म पुलिस स्टेशन में दिया, उसकी रिपोर्ट है। पुलिस वाले बोले कि आप दवाखाने उस्मानिया को जाइए, वहाँ रिपोर्ट आने के बाद हम जो मुकदमा दर्ज करेंगे और उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे। ये तयखुंदी है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर भी केस करेंगे और उसकी तहकीकात करके हम उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप हम गौर करेंगे बोल के किए हैं। मुझे हुसैन इल्म पुलिस स्टेशन जाके फिर ये रिपोर्टें बताना है। टीएसआरटीसी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आरटीसी की जारी हड़ताल को खत्म करवाने मरकज से मदाखलत की अपील की है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण से बातचीत के बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन 9 नवंबर को टैंक बंड पर रैली मुनक्किद करेंगे। दूसरी तरफ टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने भी बीजेपी के ऑफिस पहुंचकर डॉक्टर लक्ष्मण और अश्वत्थामा रेड्डी से आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी संबंधिंచిన అధ్యక్షుల గారిని మరి వారి పార్టీ సంబంధించిన నాయకులను కలవడం జరిగింది। రేపు 9 తారీఖు జరగబోయే మిలియన్ మార్చ్ తరాల్లో ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర అయితే సామూహిక న్యాయ దీక్షలు తీసుకున్నామో ఆ దీక్షలకు వారి మద్దతు కోరడం జరిగింది। మాతో పాటు పెద్దలు కోనరామ గారు, మందకృష్ణ గారు, జాగర్ శ్రీనివాస్ గారు మరి మిగతా రాజకీయ పార్టీ నాయకులు రావడం వారు సంపూర్ణంగా మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది। బీజేపీ వారు 9 తారీఖు నాడు వారు కూడా పార్టీ పరంగా కొన్ని దశల వారి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది। ఈ సమ్మెను ఉధృతం చేయడానికి మాకు మద్దతు ప్రకటించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। అదేవిధంగా కార్మికులు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రభుత్వము, స్వయాన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళి డిపోలో చేయనని చెప్పించే కార్మికులు కూడా ఈరోజు రిటర్న్ బ్యాక్ అయినారు। నిన్న కారులో వెళ్ళి మంత్రుల అనుచరుల కారులో వెళ్ళి డిపోలో వదిలిపెట్టించారో వాళ్ళు కూడా ఈరోజు డ్యూటీకి వెళ్ళిన సందర్భం లేదు। నిన్న ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా 350 లోపలనే జైలు కావడం జరిగినట్లు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది। అంటే దాదాపు 1% కార్మికులు కూడా జైలు కాలే। 49,000 మంది కార్మికుల కనీసం 1% కార్మికులు జైలు కాలేదంటే కార్మికుల యొక్క మొక్కవని దీక్షతో అయితే పోరాట స్ఫూర్తితో కార్మికులు నిలబడదో వారికి జేఏసీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। ఈ పోరాట పట్టికలను ఇదే విధంగా కొనసాగించాల్సిందిగా ఈరోజు మన ఒక్కరు తెలంగాణ సమాజం పూర్తిగా పార్టీలు కావచ్చు, ప్రజా సంఘాలు కావచ్చు, విద్యార్థి సంఘాలు కావచ్చు, ఉపాధ్యాయ కార్మిక సంఘాలు కావచ్చు అన్ని కూడా మనకు మద్దతు తెలిపినాయి। మరి ఈరోజు ఉద్యోగ సంఘాలు జేఏసీ వాళ్ళతో కూడా సమావేశం కావడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది। రేపు లేదా ఎల్లుండి ఒకరోజు పిన్ డౌన్ చేయడానికి మేము వాళ్ళని అభ్యర్థిస్తున్నాం। చాలా ఉద్యోగ సంఘాలతో కూడా
పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయితే నిన్నటిదాకా మొన్నటిదాకా మరి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ డిపోలో వచ్చి డ్యూటీలు చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఈరోజు నుంచి ఉద్యోగిస్తారో వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్టీసీ ప్రైవేట్ పరం చేస్తారని చెప్పడం జరుగుతుందో కార్మికులు ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క 31% పెట్టుబడి ఉంది. ఆర్టీసీ స్థితిగతులు కావచ్చు, భావస్వరూపం కావచ్చు, రూపం మారవాలన్నప్పుడు అస్తిత్వం మారవాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం తప్పనిసరి చట్టం ఉంది. 1950 సెక్షన్ 39/1 కింద 39/2 కింద చట్టం ఉంది. ఆ చట్టాన్ని అతిక్రమించి ఏ ప్రభుత్వం చేయగలదు. అదేవిధంగా కొన్ని విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నప్పుడు గుర్తింపు సంఘం యొక్క వారితో చర్చించి విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి చట్టం చెప్తుంది. కోడ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ చెప్తుంది. దాంతోపాటు బోర్డు అప్రూవల్ కూడా ఉండాలని చెప్తుంది. ఇలా ఆర్టీసీలో బోర్డే లేదు. రూల్ ప్రకారంగా ఆర్టీసీలో ఇంకా బైఫర్కేట్ కాలే. అసలు మొన్ననే గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పారు అసెంబ్లీలో, అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇండి యాక్ట్ సవరించే బిల్లు తీసుకొచ్చిందో దాన్ని మేము తెలంగాణలో అమెండ్మెంట్ చేసుకుని తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ వాళ్ళు అమలు చేయాలంటే మళ్ళీ శాసనసభ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ శాసనసభలో మళ్ళీ మెజార్టీ ఆమోదం అంతే తప్ప, అంటే చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ ఉంది. కార్మికులు ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా ఇదే పోరాటాన్ని కొనసాగాలి. నేను కొద్దిమంది క్లరికల్ సిబ్బంది అయితే డ్యూటీలు చేయలేను, మరి అధికారులు వాళ్ళని ఒత్తిడి చేసి వాళ్ళ క్లరికల్ సిబ్బంది చేరాను. ఇప్పటికి కూడా డ్రైవర్ కండక్టర్ మెకానిక్ తీసుకుంటే 20 మంది కూడా చేరాలి. నేను చేరిన వాళ్ళకు కూడా ఇంకా వాళ్ళకి డ్యూటీలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. డ్రైవర్ కండక్టర్ మెకానిక్ వస్తే తీసుకుంటే తప్ప వేరే వాళ్ళని తీసుకోవాలని అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా కార్మికులంతా ఇదే ధైర్యంతో కొనసాగాలని సమ్మెను ఈరోజు యాదగిరి డిపోలో మహిళా కండక్టర్ చూడకుండా దారుణంగా టెంట్లకి వెళ్ళి తీసుకుపోయి టెంట్ కంటే కూర్చొని మాట్లాడు పరిష్కరించుకుందాం. మేము మిమ్మల్ని ఒకటే ఈ కార్మికులను భయపెట్టించి వివిధ కార్యాలు కావాలనుకుంటున్నది కాదు. ఇంకా సమ్మెను మరింత జిడ్డం చేసే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आरटीसी के मुलाजिमीन की एक माह से जारी हड़ताल का सबसे ज्यादा फायदा कैब और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को मिल रहा है और इनकी दिहाड़ी में इजाफा हुआ है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में 1 लाख कैब ड्राइवर्स और 2 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स हैं। शाहीन नगर के कैब ड्राइवर सैयद इरफान का कहना है कि उनकी आमदनी में इजाफा मनमानी किरायों से नहीं बल्कि जायद बुकिंग से हुआ है। कैब कंपनियों के ड्राइवर्स बस स्टेशनों के पास मुसाफिरीन को उठाने को तरजीह दे रहे हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की भी चांदी हो गई है। वो रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों के पास ही ज्यादातर मंडला रहे हैं क्योंकि बैरून शहर से आने वाला अपनी मंजिल को पहुंचने मुंह मांगा किराया अदा करता है। शेयरिंग के ऑटो वाले भी खूब कमाई कर रहे हैं। शहर की तमाम अहम बस रूट्स पर शेयरिंग ऑटोज ही नजर आ रहे हैं, इससे दोनों का फायदा हो रहा है। मुसाफिर इस बात पर खुश हैं कि वो कम किराए पर अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं, जबकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर इस बात पर खुश है कि एक ही मंजिल या सिम जाने पर उसे ज्यादा रकम मिल रही है। MBT के लीडर अमजदुल्ला खान का कहना है कि बेशतर कैब ड्राइवर्स का ताल्लुक पुराने शहर से और उनमें अक्सरियत उनकी है जो खलीजी ममालिक से वापस हुए। उनका अंदाजा है कि 30,000 नौजवानों का ताल्लुक पुराने शहर से है और वो यौमिया 1000 तक 1500 रुपये आसानी से कमा ले रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से आरटीसी मुलाजिमीन को अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मंगल की रात तक रियासत भर में 370 से ज्यादा मुलाजिमीन अपनी खिदमत पर रुजू बेकार हुए। आरटीसी के हेडक्वार्टर्स बसभवन मशराबाद के अलावा मिरियालगुड़ा, हयातनगर, मेदक, गोदावरी खानी, सिद्दीपेट, मेडचल, रंगारेड्डी, आसिफाबाद, निजामाबाद और करीमनगर बस डिपो से बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और क्लर्कल स्टाफ रुजू हुआ है। आदिलाबाद में रीजनल मैनेजर विजय भास्कर ने बताया कि शाम 6 बजे तक 4 मुलाजिमीन रुजू हुए थे। इसी दौरान रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने कहा कि मुलाजिमीन डिपो मैनेजर से रुजू होना नहीं चाहते तो वो कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस या फिर किसी भी एसीपी के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। शादनगर में सिर्फ एक बस ड्राइवर रुजू बेकार हुआ है। मेदक में 8 मुलाजिमीन के रुजू बेकार होने की इत्तला मिली है। आरटीसी इंतजामिया का कहना है कि आरजी ड्राइवरों के जरिए अहम रूट्स पर बदस्तूर बसें चलाई जा रही हैं। जिले वनपर्ती में सिविल सप्लाईज अहदेदारों और राइस मिलर्स के माबैन ताल्लुकात का भांडा उस वक्त फूट गया जब पुलिस ने राशन की दुकानात को आवाम में तकसीम किए जाने वाले चावल के 270 थैले जब्त किए। सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने पुलिस के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। मदनापुर पुलिस ने 29 अक्टूबर को एक इत्तला मिलने पर एक डीसीएम वैन को रोका तो उसमें आवाम को सरबराह किया जाने वाला चावल बरामद हुआ। सब इंस्पेक्टर सादैया ने बाद में एक गोदाम पर धावा करके 136 क्विंटल चावल जब्त किया। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर रेवती ने राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस से उलझ गई और कहा कि यह पुलिस का काम नहीं है, चावल पकड़ना सिविल सप्लाईज का काम है। उन्होंने जब्तशुदा ट्रक को सिविल सप्लाईज के हवाले करने की मांग की। पुलिस ने राइस मिल के मालिक, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने मामला उलझने पर आत्माकूर में वाक़े सूर्या राइस मिल्स का मुआयना किया, जहां यह मालूम हुआ कि मिल 4 से 5 माह पहले ही बंद हो चुकी है, मगर वहां चावल का जखीरा मौजूद था। दिल्ली के हजारों पुलिस वालों के कल के एहतजाज से दारुल हुकूमत की पुलिस के आलादारों, खासकर कमिश्नर पुलिस अमोल्या पटनायक को झंझोड़ कर रख दिया है। पटनायक एहतजाज को रोकने और दिल्ली के पुलिस जवानों से लेकर एसीपी तक अहदेदारों को एतमाद में लेने में नाकाम रहे। बजाय उसके वो आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर का किरदार निभा रहे थे। पुलिस से हमदर्दी तो छोड़िए, उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे मालूम होता है कि पुलिस की आला क़यादत कमजोर, ढीली और बेपरवाह हो गई है। कमिश्नर पुलिस ने 30,000 कोर्ट में जख्मी होने वाले पुलिस वालों की मिजाज पुरसी तक नहीं की और अपने दफ्तर में ही बैठे रहे। हालांकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हरिंदर सिंह ने कुछ हमदर्दी जाहिर की, लेकिन उन्हें अदालत के काम पर मुअत्तल कर दिया गया। खसारे से 2-4 भारत संचार निगम लिमिटेड को बचाने सरकारी हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद हुकूमत के ज़ेर इंतजाम टेलीफोन कंपनी ने रजाकाराना तौर पर सबकदोशी अख्तियार करने की एक नई स्कीम बनाई है। तवक्को है कि 70 से 80 हज़ार मुलाजिमीन इससे इस्तेफादा करेंगे और बीएसएनएल को तनख्वाहों की शक्ल में दी जाने वाली 7,000 करोड़ रुपए की रकम बच जाएगी। बीएसएनएल के सदनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पवार ने बताया कि ये स्कीम 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक काबिल कबूल होगी। पवार ने कहा कि हुकूमत इससे अच्छी कोई और स्कीम पेश नहीं कर सकती। मुलाजिमीन को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। मुल्क भर में बीएसएनएल के मुलाजिमीन की तादाद 1.5 लाख है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भी इस स्कीम को मुतारिफ करवाई है। 50 साल की उम्र से के जायद मुलाजिमीन इससे फायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने बीएसएनएल और एमएनटीएल के लिए जुमला 69,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।